नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम हैं आपके पर्सनल टैक्स गाइड जो छूट करते हैं टैक्स से जुड़े आपके सभी समस्याओं का। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ हैं taxpanel.com के को-फाउंडर और डायरेक्टर सुधीर कौशिक। तो सुधीर जी के सामने हम रखेंगे वो तमाम सवाल जो आप हमको लगातार भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि और किन टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। टीडीएस में छूट का कैसे आप उठा सकते हैं फायदा, साथ ही में एनपीएस से जुड़ी वो तमाम उलझन जो आपको कर रही है परेशान, उसका समाधान लेकर आएंगे। गोल्ड बॉन्ड से ज्यादा बचेगा टैक्स या फिर गोल्ड मॉनेटाइजेशन है बेहतर ऑप्शन? तो इन तमाम सवालों का जवाब तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक काम की बात। बजट पेश हो चुका है और बजट के पेश होते ही कई फ्रंट पर टैक्स की चिंता बढ़ जाती है। ईपीएफ विड्रॉल पर तो अब टैक्स नहीं लगेगा, ये क्लैरिटी आ गई है, लेकिन हमारे लिए कई जगहों पर सेस की देनदारी बनेगी, सर्विस टैक्स बढ़ने वाला है। तो टैक्स बढ़ा है पर एक जगह घटा भी है। जी हां, इस बजट में टीडीएस का बोझ कम हो रहा है। बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान पर 2% के बजाय 1% टीडीएस कटेगा। एनएसएस डिपॉजिट के भुगतान पर 20% के बजाय 10% टीडीएस कटेगा और इसी तरह इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज कमीशन पर भी पहले से कम टीडीएस वसूला जाएगा। लेकिन इससे सैलरीड क्लास को कितना होगा फायदा, समझते हैं सुधीर कौशिक से। सुधीर जी बताइए, टीडीएस में छूट का जो प्रस्ताव है इससे कितना फायदा होने वाला है और क्या ये काफी है? जी हाँ, जो फायदा है वो काफी है, क्योंकि जो भी अभी तक हो रहा था उसमें ज्यादातर लोग पहले टैक्स पे करते थे और उसके बाद वो रिफंड क्लेम कर रहे थे। तो सरकार ने ये चीज देखी और उसके बाद ही निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि बिना देखे किया है, समझा है कि लोग परेशान हैं और अब डिपार्टमेंट चाहता है कि वो लोगों को जो टैक्स पेयर्स हैं, खास तौर पर क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं, लगभग 4% लोग। तो जब इतने कम लोग पे कर रहे हैं, उनको जहां जहां परेशानी है वो दूर की जा रही है और इसीलिए सब कम किया गया है। बहुत फायदा होगा लोगों को। यानी इस स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। और अब जुड़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों से। कल्याण घोष जी का है पहला सवाल। कल्याण की मां 70 साल की हैं, हाउसवाइफ हैं। इन्होंने जून 2012 में 10 लाख रुपए की जमीन बेची थी। ये पूरी रकम उनके अकाउंट पे ही चेक के जरिए ट्रांसफर की गई थी। कल्याण समझना चाहते हैं कि क्या इस रकम पर टैक्स की देनदारी बनती है और क्या इनकी मां को साल 2012-13 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? क्या मुमकिन है इनके लिए सुधीर जी? जी हाँ, अगर उनको 10 लाख रुपए मिले हैं, यानी कि 3 लाख रुपए से ज्यादा की उनकी अगर कैपिटल गेन है, तो उनको टैक्स लगेगा। क्योंकि 3 लाख रुपए तक अगर आपको कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बेसिक एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकते हैं। 70 साल का मतलब है सीनियर सिटीजन है वो, इसलिए उनकी ये 3 लाख की लिमिट है। अगर वो 60 साल से कम होते तो 2.5 लाख की होती लिमिट। अब यह देखना पड़ेगा कि क्या वो 3 लाख का कैपिटल गेन हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए हमें उनकी डेट ऑफ परचेज देखनी पड़ेगी और उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना पड़ेगा। जब हम देखेंगे कि 3 लाख से ज्यादा अगर कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर 20% टैक्स देना होगा और वो 20% जो टैक्स है वो हमें जमा कराना होगा और रिटर्न फाइल करने के लिए हमें अपने वार्ड में जाना होगा, क्योंकि इनकी डेट जा चुकी है। 2 साल तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कल्याण जी आपको इस जवाब से मदद मिलेगी। और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आशीष भाटिया, पुणे से जुड़ रहे हैं। आशीष जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा ये सवाल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारा 10% जो है सैलरी और बेसिक का एंटीसिपेट करती है और उतना ही अपनी तरफ से मतलब ऐड करती है और रेमिट नहीं करती है एनपीएस को वो अमाउंट। तो उसके लिए मुझे एडिशनल 50,000 जो 80CCD में है उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं? आशीष जी, ऐसा है कि जो 80CCD 1B के जो बेनिफिट है वो आपके कंट्रीब्यूशन से है, आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से नहीं जुड़ा हुआ है। आपको अलग से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आपको वो छूट मिलेगी। आपके एम्प्लॉयर के ऊपर वो छूट नहीं है, वो 80C के अंदर आती है, ठीक है, या 80CCD 2 में आती है। जो 50,000 की अतिरिक्त छूट है उसके लिए खुद ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अकाउंट में एनपीएस। तो सुधीर जी समझा दीजिए कि ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो ईटीसी में जाएगा। अतिरिक्त 50,000 की छूट के लिए अब आशीष को क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन तो उनको खुद से अपने अकाउंट से चेक देना होगा एनपीएस अकाउंट में,
ताकि ये साबित हो कि ये कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉयर के अकाउंट से जाता है, जैसे हम ईपीएफ में करते हैं, एम्प्लॉयर करता है, और पीपीएफ में करते हैं तो खुद एक इंडिविजुअल कर सकता है। दोनों में कंट्रीब्यूशन अलग है, कौन पे कर रहा है। तो जो ये पे कर रहा है छूट पाने के लिए खुद आशीष जी आपको करना होगा निवेश। 31 मार्च तक अभी भी इस फाइनेंशियल ईयर का फायदा उठा सकते हैं इसमें। और अब एनपीएस से ही जुड़ा एक और सवाल है। बिलासपुर से एसपी गुप्ता ने ये सवाल भेजा है। सरकारी कर्मचारी हैं गुप्ता जी और ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। इनकी सैलरी से जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ भी कटता है। जानना चाहते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कर सकते हैं या नहीं। और ये दुविधा इसलिए है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं और अगर नहीं कर सकते हैं तो जो एनपीएस की वो जो अतिरिक्त छूट जिसकी जिक्र अभी हम कर रहे थे 50,000 की, यानी इसका फायदा इन्हें नहीं मिल सकता है सुधीर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करते हैं या किसी इस तरह के डिपार्टमेंट में, सभी के लिए अवेलेबल है और कर सकते हैं पूरी तरह से। 50,000 रुपए की जो छूट है उसके लिए कोई ऐसी कहीं पाबंदी नहीं है। 50,000 रुपए जो करना है वो ATCCD 1B में करें। PRAN प्राण अकाउंट है जिसे हम कहते हैं पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट, तो उसको आप ओपन करें और उसमें इन्वेस्ट करें 50,000। जल्दी कीजिए क्योंकि 31 मार्च ज्यादा दूर नहीं है। तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक पुराने पेंशन स्कीम ओल्ड जो पेंशन सिस्टम है उसका भी हिस्सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप किसी पेंशन स्कीम में हैं तो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए और नेशनल पेंशन सिस्टम का पूरा फायदा उठाइए आप भी गुप्ता जी। अगला सवाल महबूब सिद्दीकी का। ये पिछले 30 साल से गल्फ में काम करने के बाद भारत लौटने वाले हैं। इन्हें 1 करोड़ रुपए टर्मिनल बेनिफिट के तौर पर दिया जा रहा है। जानना चाहते हैं कि इस रकम को ये अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या ये भारत में रकम का कुछ हिस्सा दूसरी करेंसी में रख सकते हैं। तो सुधीर जी, एक तो ये टर्मिनल बेनिफिट क्या है ये भी समझा दीजिए, और महबूब जी कैसे फायदा उठाएं, क्या करें? टर्मिनल बेनिफिट एक तरह से जैसे हम रिटायर होते हैं तो हमें कुछ पैसा जो हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है वो किसी भी नाम से, जैसे ग्रेचुइटी या हमारा प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हो जाता है, तो जैसे वो गल्फ में रहे हैं उन्होंने जो वहां पैसा एक्यूमुलेट किया है वो लेकर के हिंदुस्तान आना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपए की रकम है, बहुत अच्छी बात है। इसको उनको ऐसा करना चाहिए कि अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर पैसा जल्दी नहीं खर्च करना है तो सेफ और बेटर है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छी ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से टैक्स एफिशिएंसी भी आती है और रिटर्न भी बेहतर रहती है, लेकिन थोड़ा रिस्क होता है, तो सारा पैसा वहां ना इन्वेस्ट करें। फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करें थोड़ा सा पैसा, और कुछ पैसा आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स आ गई हैं, और अगर चाहें तो एक प्रॉपर्टी खरीद करके रेंटल पे दे सकते हैं। इस तरह से कुछ भी ऑप्शन उनको जो सही लगती है वो कर सकते हैं। जहां तक बात है उनकी दूसरा सवाल था कि शायद वो फॉरेन करेंसी में पैसा रख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो फॉरेन एसेट डिक्लेयर करना होता है, वो जरूरी है उनको कि अगर ऐसा करें तो अपने रिटर्न में इसको दिखाएं। तो रिटर्न में सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियरली दीजिएगा महबूब जी, और किस तरह के विकल्प में आप निवेश करना चाहते हैं ये आपकी जरूरत पर निर्भर करेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले एक बहुत ही काम की बात, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। क्या है बेहतर ऑप्शन, कहां करें आप निवेश? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश होती है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके और आपके लिए निवेश की कुछ फायदेमंद टिप्स भी दे सके। और ये बजट एक सवाल खड़ा कर रहा है, गोल्ड बॉन्ड वर्सेस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस बजट में गोल्ड से जुड़े निवेश पर आपको मिलने वाली है छूट। तो क्या चुने आप अपने टैक्स को बचाने के लिए? बजट में प्रस्ताव है कि गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करने पर उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और यहां आपको यह भी बता दें कि सरकार अपने गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त भी लाने जा रही है। 8 से 14 मार्च के बीच आप आवेदन कर सकते हैं और बॉन्ड 29 मार्च को जारी किए जाएंगे। साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को पूरी तरह से टैक्स फ्री करने की भी बात कही गई है। तो हमारे टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक मेरे साथ हैं। सुधीर, बताइए, क्या सिर्फ गोल्ड बॉन्ड रिडीम करने पर ही छूट मिलेगी या अगर मैं बॉन्ड ट्रांसफर करूं या बेच लूं तो भी मुझे छूट मिलेगी? जी, गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उसमें छूट मिलेगी सिर्फ रिडेम्पशन पर ही, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ऐसा है कि कोई टैक्स है ही नहीं, ना उसके ब्याज पर टैक्स है ना उसके रिडेम्पशन पर है।
किसी भी तरह से टैक्स नहीं है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में। लेकिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा और इंटरेस्ट पे भी टैक्स है, क्योंकि इसमें 2.75% इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि आपको टैक्सेबल इनकम में ऐड करना होगा। लेकिन इसको हमें कंपेयर करना होगा जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहा हूं कभी अपने किसी पर्पज के लिए जो कि 8 साल से ज्यादा है, तो ये फायदेमंद है उससे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है, टीडीएस कटता है, इसमें कोई टीडीएस भी नहीं है, और जब हम रिडेम करेंगे उसको तो कोई टैक्स नहीं है, तो पूरी तरह से टैक्स से बच सकते हैं। इसलिए आपको प्लान करना होगा, जो पैसा हमें 8 साल तक नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है, तो उसको हमें गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए और बिना किसी टैक्स के आप पैसा बचा सकते हैं। दूसरा फायदा इसका यह भी है कि अगर आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ गया पैसे की, तो इसमें लोन की सुविधा है, आप लोन ले सकते हो। तो इसमें जरूर इन्वेस्ट करें, सरकार का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। सुधीर जी, साथ ही में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को टैक्स फ्री करने का भी प्रस्ताव है, तो क्या ये गोल्ड बेस्ड स्कीम जो है आकर्षक है, इसमें निवेश करना चाहिए? आपने गोल्ड बॉन्ड के फायदे बता दिए, अब गोल्ड मोनेटाइजेशन पर जरा फोकस कीजिए। जब हम दोनों को कंपेयर करें स्कीम में, तो हमें समझना है कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम ये है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड खरीदने के लिए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मतलब है हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल गोल्ड है, उसके बदले में हमें एक पेपर मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास गोल्ड है तो हमें सरकार के पास रखना है। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि लोग जिनके पास गोल्ड है वो उसको रखना पसंद करते हैं, ना कि वो पेपर पे गोल्ड को देखना। तो ज्यादा लोग मुझे लगता नहीं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जाने वाले हैं। अगर जाना भी है तो फिर शायद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है जिनके पास गोल्ड है, आज मंदिरों में जिनके पास सोना है, या बहुत बड़े एनआरआईज हैं जिनके पास पैसा है, सोना है, वो शायद उसमें ऐसा रखें। लेकिन 15 लाख की जब आप लिमिट रख देते हो तो कोई बड़ा निवेशक तो उसमें आएगा ही नहीं। छोटे लोगों के लिए शायद वो अपनी जरूरत और अपनी खुशी के लिए सोने को रखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बतौर एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, सोना जो है वो फिजिकल फॉर्म में पसंद आता है लोगों को, वो रखना, उसे रखने में ज्यादा समझदारी है या पेपर फॉर्म में रखने में ज्यादा समझदारी है? आपकी क्या सलाह होगी इसमें? अब जब हम ज्वेलरी को यूज ही नहीं करते हैं, आज की डेट में हम अपनी नई ज्वेलरी ही खरीदते हैं, तो फिर सोने को रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, फिजिकली रखने के लिए सिक्योर्ड भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको 2.75% एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल रहा है, तो शायद फायदा तो इसी में है फाइनेंशियली। लेकिन हम हर डिसीजन फाइनेंशियल जो है वो लेते नहीं है, इमोशनली चलते हैं चीजों के साथ। बिल्कुल ठीक है सुधीर जी, जब बात गोल्ड की हो तो इमोशन ज्यादा हावी हो जाते हैं लॉजिकल डिसीजन के ऊपर। खैर, डिसीजन आपका है, लेकिन हम अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अहमदाबाद से HK शाह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, रिटायर हो चुके हैं और अब इसके आगे के डिसीजन लेना चाहते हैं और हमारी मदद चाहते हैं। मिस्टर शाह नमस्ते, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सुधीर जी, मैं बैंक सर्विस से 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ और मुझे लगभग 40 लाख रुपए सुपर एन्यूएशन में रिटायरमेंट के फंड के रूप में मिले और 31,000 रुपए मेरे को हर महीने पेंशन मिलती है। इस हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट एफडी, जो पैसा मैंने सुपर एन्यूएशन में था वो मैंने एफडी में रखा है, उसका ब्याज प्लस मेरे पेंशन का, ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा हो जाता है और एटीसी में इन्वेस्ट करने के बाद भी ज्यादा होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को या मेरे HUF अकाउंट को इसमें से गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ? जी, आप अपने HUF को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इनकम क्लब हो जाएगी आपके इनकम में, और आप अपनी वाइफ को भी गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो ब्याज मिलेगा उस एफडी पर या जो भी वो उससे आय होगी वो भी आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। तो आपको पैसा अपनी वाइफ को या HUF को देने से तो टैक्स बचेगा नहीं। अगर टैक्स बचाना है तो उसका पर्पस होगा, क्योंकि आपने पैसा किस लिए रखा है, या तो आपने अपनी रिटायरमेंट नीड के लिए रखा है या बच्चों के लिए, दोनों में से कोई एक बड़ा पर्पस होगा शायद। अगर बच्चे मेजर हैं तो आप बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर उनकी ज्यादा आय नहीं है तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। हम अपने मेजर चिल्ड्रन को गिफ्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में ही रखना है तो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में रखिए और धीरे धीरे पैसा निकालिए। जब आप लंबे समय के लिए पैसा रखते हैं तो म्यूचुअल फंड भी रिस्की नहीं रहता है और टैक्स बच जाता है आपका। लेकिन अगर आप छोटे समय के लिए लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क होता है बहुत। लेकिन अगर आपके पास 15-20 साल रिटायरमेंट के बाद भी हमारी जो जरूरत है वो बनी रहती है, उस समय हम म्यूचुअल फंड को SWP कहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान,
उसको यूज करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रिटर्न भी अच्छी होती है और टैक्स भी नहीं लगता है। तो दोनों का फायदा मिलेगा आपको, पर HUF में ना करें। तो मिस्टर शाह, ध्यान रहे कि ये गलती ना करें कि HUF को गिफ्ट दें या पत्नी को गिफ्ट दें, उसकी जगह म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और इसके बाद बजट में हाउस रेंट अलाउंस पर छूट देना का ऐलान हुआ है, लेकिन ये छूट कब मिलेगी, किसे होगा फायदा, आपको बताएंगे टैक्स गुरु में आके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। आज मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक, जो आपके लिए टैक्स की समस्या का समाधान लेकर आए हैं। तो अब बात करते हैं प्रतीक वोरा से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े अपने सवाल के साथ। प्रतीक जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्ते। मैं यहाँ पर एलएमडी फार्मेसी में सर्विस करता हूँ। इसमें मेरे को 2625 रुपया HRA मिलता है, वो टैक्सेबल होता है, और मेरे को दूसरा इंटरेस्ट का भी इनकम है, तो इस वजह से मैं टैक्सेबल इनकम में आ जाता हूँ। तो ये मेरे को ATGG की तरह वो बाद मिल सकता है? प्रतीक जी, अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी का मतलब सैलरी मिलती है, सैलरी का एक पार्ट HRA है, तो आपको ATGG का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जिनको HRA मिलता है उनको ATGG का डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है, या आप जैसे आपने बताया कुछ अगर नौकरी नहीं करते, प्रोफेशनल हैं, तब आप ATGG की डिडक्शन ले सकते हैं, और वो 24,000 से बढ़कर अभी 60,000 हो गई है। तो HRA मिलता है तो आप रेंट रिसीट अपने एम्प्लॉयर को दीजिए, वहां से आपको छूट मिलेगी, वो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर HRA नहीं मिलता है तो डायरेक्ट क्लेम कीजिए। तो अगर आपको आपकी कंपनी HRA नहीं देती है, तभी ATGG का आप फायदा उठा सकते हैं। ये क्लियर कर दिया सुधीर जी ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुदित गर्ग, होम लोन से जुड़ा सवाल है इनका। इन्होंने जमीन खरीदी थी और इसके लिए इन्होंने होम लोन लिया था। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में होम लोन के ब्याज पर इन्होंने छूट भी क्लेम किया है, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि टैक्स छूट सिर्फ फर्निश्ड फ्लैट या घर पर ही मिलती है। तो इस गलती को मुदित कैसे सुधार सकते हैं सुधीर? जैसे हमें कहा कि पोजीशन बहुत जरूरी है अगर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करनी है। मुदित ने अगर लैंड खरीदी है तो उसमें घर तो बना ही नहीं, जब घर बना नहीं तो डिडक्शन मिल नहीं सकती। अब उनको रिटर्न अपनी रिवाइज करनी होगी। अगर 7 सितंबर 2015 से पहले उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की है तो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, और उसमें अपनी जो टैक्स पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने उसके बाद रिटर्न फाइल की है, यानी कि बिलेटेड रिटर्न फाइल की है, तो उसके लिए उनको टैक्स तो तुरंत जमा करा देना चाहिए जो भी एडिशनल बनता है, और रिटर्न के लिए वो इंतजार करें जब अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है तो ही करें, नहीं तो कुछ रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर इससे उनको ये फायदा होगा कि किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी से बच जाएंगे। अगला सवाल शाहिद हसन का। शाहिद की पत्नी सालाना 90,000 रुपए कमाती हैं, फिलहाल रिटर्न फाइल नहीं करती हैं। शाहिद समझना चाहते हैं कि क्या टैक्स वसूली के लिए उनकी पत्नी और उनकी इनकम को क्लब किया जाएगा या जोड़ा जाएगा, या इनकी पत्नी को अलग से रिटर्न फाइल करना चाहिए? अगर उनकी इनकम सिर्फ 90,000 है तो उनको कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2,50,000 तक की एक लिमिट है, जिससे कम इनकम होने पर कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लबिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इनकम उनकी अपनी आय है, अपना प्रोफेशन से कर रहे हैं, उनको किसी हस्बैंड से पैसा नहीं मिला है। तो जब हम खुद अपने सोर्स से इनकम करते हैं तो इनकम के लिए टैक्सेबल भी खुद ही होंगी आपकी वाइफ। तो इन्हें क्लबिंग से डरना नहीं चाहिए, इन पर ये प्रावधान नहीं लागू होगा। रिटर्न भी फाइल करने की कमाई इनके साथ, पत्नी की कमाई शाहिद जी के साथ तो नहीं जोड़ी जाएगी? नहीं जोड़ी जाएगी। चलिए, तो शाहिद जी आप राहत की सांस लीजिए। इसी के साथ सुधीर जी धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े टैक्स गुरु में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, आप भेजिए हमारे पास। आप अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। टीटी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इस पर भी भेजिए अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे और बचाएंगे आपका टैक्स। नमस्कार।